हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे होने वाला है और ये जितने भी प्रश्न इसमें लेके आए हैं हम सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना वीडियो। इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है। अब इसमें बताना है हमें कृत्रिम परितंत्र कौन सा है। इसके विकल्प हैं तालाब, खेत, वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत। खेत जो होता है फ्रेंड्स वो कृत्रिम परितंत्र के रूप में होता है। तालाब और वन जो हैं ये कृत्रिम परितंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इसके जो विकल्प हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। द्वितीय उपभोक्ता अधिक होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इकोसिस्टम के जो संबंध हैं उससे ये जो उसका सत्य विकल्प है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, इसका जो विकल्प सी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके जो विकल्प हैं, धान के खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स धान के खेत। धान के खेत जो है फ्रेंड्स वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें जो ऑप्शन है वन, घास का मैदान, झील है, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके जो विकल्प हैं, मरुस्थली, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सामुद्रिक। जैसा कि हम सबको पता है कि समुद्र जो है वो पृथ्वी पे सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे विकल्प समुद्र सही हो जाएगा। बाकी मरुस्थल, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक की अपेक्षा कम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके जो विकल्प हैं, समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्र। अभी पीछे ही हम लोग पढ़े हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, समुद्र होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अब इसमें स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र को बताना है। इसके जो विकल्प हैं, महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स महासागर। महासागर जो होते हैं वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। मदद नहीं करता है जो इसके विकल्प हैं, वनों को काटना, वनरोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वनों का काटना, ऑप्शन ए। वनों को काटने से क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन
बिगड़ जाता है, वो बनाने में मदद नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसके जो विकल्प हैं वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल जो कारणों में से एक वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? इसके जो विकल्प हैं लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? इसके जो विकल्प हैं जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन फ्रेंड्स पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में संबंध नहीं रखता है। इसमें जो जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा विकल्प दिए गए हैं, ये तीनों पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती हैं? इसके जो विकल्प हैं जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वहन क्षमता। ऑप्शन बी वहन क्षमता। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? इसके जो विकल्प हैं इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास, आवास क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटक का सही क्रम है। इसके जो विकल्प दे रखे हैं घास, टिड्डा, मेढक, सांप, घास, टिड्डा, सर्प, मेढक, टिड्डा, मेढक, घास, सांप और अगला विकल्प है टिड्डा, सांप, मेढक, घास। तो इस विकल्प को देख के फ्रेंड्स ऐसा देखिए इसमें जो घास खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। तो इसका जो खाद्य श्रृंखला का सही रूप हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसके जो विकल्प हैं घास, गेहूं, आम, घास, बकरा, आदमी, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी में घास खाएगा बकरा को और बकरा खाएगा फिर आदमी। तो फ्रेंड्स ये इसका विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा घास, बकरा, आदमी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक घटक नहीं है? इसके जो विकल्प हैं वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वायु। वायु जो है वह जीवी संघटक नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र का, बाकी वनस्पति, जीवाणु, जानवर हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला या चेन फूड में मानव है एक निर्माता के रूप में, केवल प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, केवल द्वितीय उपभोक्ता के रूप में, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। तो जो इसमें मानव है खाद्य श्रृंखला में, वो प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों उपभोक्ता के रूप में होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इसके जो विकल्प हैं गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इसके जो विकल्प हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड हरित पादप। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। इसके जो विकल्प हैं परजीवी, वियोजन, उत्पादक, उपभोक्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड सी उत्पादक। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं जैसे शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। मुझे अब ये बताना है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके जो विकल्प हैं निकाय जो है निकाय होना चाहिए फ्रेंड्स, एक गलती टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। इसके जो विकल्प हैं किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, होता ही है, माना किया जाता है। अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। इसके जो विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। इसके जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रेरक बल होता है इसके ये बताना है मुझे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। विकल्प दूसरा है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। विकल्प सी है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। और विकल्प डी है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड विकल्प ए। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 10% नियम किससे संबंधित है? इसके जो विकल्प हैं, ऊर्जा का खाद्य के रूप से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। दूसरा है ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। तीसरा है पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। चौथा है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचना। और ये जो 10% का नियम है फ्रेंड्स, ये लिंडेमान ने 1942 ईस्वी में दिया था। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता के केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसके जो विकल्प हैं, हमेशा सीधा, कभी सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हमेशा सीधा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा सीधा होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे निकाय के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास या घटती है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। इसीलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? इसके विकल्प हैं बढ़ जाती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स घटती है, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। इसके जो विकल्प हैं शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जो आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर पर प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? इसके जो विकल्प हैं वन, तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल। तो जो विकल्प बी है तालाब, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तालाब जो होता है जीवभार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में यह उल्टा हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति में तंत्र में पाया जाता है? बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? इसके जो विकल्प हैं समुद्र, घास का मैदान, वन, टुंड्रा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्री।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? इसके जो विकल्प हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? इसके जो विकल्प हैं, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? इसके जो विकल्प हैं, कीटों एवं कवकों के कारण। विकल्प बी है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषण तत्वों की कमी के कारण। विकल्प सी है जल की सीमाओं एवं आग के कारण से। विकल्प डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अब ये बताना है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विकल्प हैं एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेडजेल द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बेनेट द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय का पूर्ण चक्र, समुदाय का पूर्ण चक्र जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण, शियर, समुदाय गतिकी, जैवभार का पिरामिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, शियर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इसके जो विकल्प हैं, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। इसके जो विकल्प हैं, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पादप संरक्षण से, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पद छाप की माप की इकाई है। इसके जो विकल्प हैं भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। इसके जो सही विकल्प हैं फ्रेंड ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। इसके जो विकल्प हैं जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेत। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड पारिस्थितिकी पदछाप बी। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है ये बताना है। इसके जो विकल्प है बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इसके जो विकल्प हैं बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। इसके जो विकल्प हैं तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसे इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। विकल्प ए है मरुस्थल, विकल्प बी है पर्वत, विकल्प सी है महासागर, विकल्प डी है वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्र। इसका सही विकल्प हो जाएगा समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसके जो विकल्प हैं महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। विकल्प बी है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। विकल्प सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। विकल्प डी है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया।
इसके जो विकल्प हैं इपिओडम, रॉनकियर, क्लीमेट्स और अर्निजनेस। तो अर्निजनेस जो हैं, अर्निजनेस ने ही गहन अध्ययन किया था पारिस्थितिकी शब्द का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोनोक्लाइमेक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। इसके जो विकल्प हैं क्लेमेट्स, सीसी पार्क, डीवी अगर और विकल्प डी है जे गोल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लेमेट्स। क्लेमेट्स ने ही मोनोक्लाइमेक्स एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी नीसे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इसके जो विकल्प हैं ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ओडम ने, सीसी पार्क ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ग्रीनेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। इसके जो विकल्प हैं इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती हैं। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता को दर्शाती हैं। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ ताप परिवर्तन को दर्शाती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला प्रश्न है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। इसके जो विकल्प हैं किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। विकल्प बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। विकल्प सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। विकल्प डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों का श्रेणी। इस प्रकार से फ्रेंड्स 50 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।